हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र मदौरिया आज आपको समीक्षा इंस्टीट्यूट के एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम पढ़ाने जा रहे हैं ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति। देखिए, ऋग्वैदिक काल में आपका जो भी यानी कि आर्य लोग थे, प्रारंभिक अवस्था में थे। इनका जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कबीला व्यवस्था पर आधारित थी। कबीलाई यानी कि समाज था। यानी कि प्रारंभिक तौर पर इस सामाजिक व्यवस्था में यानी कि समाज की जो सारी कबीलाई व्यवस्था होती है उस आधार पर थी। पूरा यानी कि कबीले को एक यानी कि समाज के तौर पर देखा जाता था। और यहाँ पर आपकी जो सामाजिक व्यवस्था का आधार था वो था आपका वर्णाश्रम व्यवस्था। यानी कि आपका वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। यानी कि आपका समाज में कार्य विभाजन वर्ण व्यवस्था के आधार पर किया गया था। जो व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता और क्षमता रखता था उसको उस वर्ण में रखा जाता था। देखिए, वर्ण व्यवस्था में आपके 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे। इन चारों वर्णों का अलग अलग कार्य था और जो व्यक्ति जिस प्रकार की योग्यता रखता था वो उस वर्ण में माना जाता था। मतलब वहां पर यह कह दिया जाए कि जन्म के आधार पर यानी कि व्यक्ति का वर्ण तय नहीं होता था, बल्कि उसके कर्म के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर यानी कि वर्ण तय होता था। जिस व्यक्ति में जिस प्रकार की योग्यता थी वो उस वर्ण में माना जाता था। देखिए, प्रारंभ में आपके ऋग्वेदिक यानी कि जो ग्रंथ है आपका ऋग्वेद, उसमें 3 वर्णों का ही उल्लेख मिलता है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। उसके बाद आपका जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में आपका शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। ये तीनों जो वर्ण है वो पहले से ही उसमें थे, ये बाद में आपका शूद्र वर्ण को जोड़ा गया है। और इसी पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की गई है। चारों वर्णों की उत्पत्ति के संदर्भ में बात की गई है। इसमें यह बताया गया है कि जो चारों वर्ण हैं इनकी उत्पत्ति जो ब्रह्म है, ब्रह्म के शरीर से हुई है। अलग अलग यानी कि अंगों से ब्रह्म के इन चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई है। ये आपका जो ब्राह्मण है ये ब्रह्म के मुख से पैदा हुआ, और क्षत्रिय बाजुओं से पैदा हुआ, भुजाओं से, और वैश्य जंघा से पैदा हुआ, और शूद्र आपका पैरों से। ये अलग अलग यानी कि वर्ण जो थे ब्रह्म के अलग अलग शरीर के अंगों से पैदा हुए। इसमें आपका जो वर्ण व्यवस्था थी इसमें किसी प्रकार की कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी। चारों वर्ण बराबर के ही माने जाते थे। और इसमें आपका जो जिस प्रकार का वर्ण का कार्य था उसी प्रकार से उसकी उत्पत्ति बताई गई। जैसे ब्राह्मण का कार्य था आपका धार्मिक कार्य करना, मंत्रों का उच्चारण करना और समाज को शिक्षित करना, शिक्षा देने का कार्य करना। तो ये कहां से हो सकता है? मुख से होगा, यानी कि मुंह से बोल करके सारे ज्ञान देना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण वर्ण जो है वो माना गया कहां से पैदा हुआ है? ब्रह्म के मुख से पैदा हुआ है। क्षत्रिय ये यानी कि बाजुओं से यानी कि भुजा से पैदा हुआ, यानी कि आपका जो बाहुबल होता है यानी कि मसल्स पावर होती है वो यानी कि कहां से दिखाई देती है? उसका यूज होता है भुजाओं से होता है। तो
उस समय आपकी जो व्यवस्थाएं थी उसमें क्षत्रिय जो वर्ण था वो यानी समाज की रक्षा करने का कार्य करता था, प्रशासन का कार्य करता था, और चूंकि युद्ध करने का धर्म इन्हीं का माना जाता था, क्षत्रियों का, इसीलिए इनकी उत्पत्ति कहां से बताई गई है? आपके बाजुओं से यानी कि भुजाओं से बताई गई है। इसके बाद है उद्यम करने का काम, यानी कि जो मेहनत करने का काम है आपका वो जंगाओं से होता है, क्योंकि आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे वह सबसे ज्यादा जंगाओं पर यानी कि बल पड़ता है। तो वो यानी कि आपका कार्य था वैश्यों का। वैश्य लोग यानी कि आपका कृषि कार्य करते थे, पशुपालन करते थे, व्यापार करते थे। ये सारी जो आर्थिक क्रियाएं थी वो इन्हीं के हाथों में थी। किसके? वैश्य वर्ण के हाथ में थी। तो ये आपकी इसकी उत्पत्ति जंगाओं से बताएगी। फिर इसके बाद आपका शूद्र, इनकी उत्पत्ति पैरों से बताई गई। जिस प्रकार से पूरे शरीर को चलाने का कार्य कौन करता है? पैर करते हैं। यानी कि आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो ये काम किसके द्वारा किया जाएगा? पैरों के द्वारा किया जाएगा। इसी प्रकार से समाज को चलाने के लिए ये आपका शूद्र वर्ण था। यानी कि समाज के चारों जो वर्ण थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी शूद्रों की थी। यानी कि समाज की सेवा करने का कार्य जो है वो आपका वर्ण जो आपका था शूद्र वर्ण था, उसका यानी कि महत्व बहुत बताया गया है। क्यों? क्योंकि समाज को संचालित करने का यानी कि आगे बढ़ाने का कार्य शूद्रों को दिया गया था। तो इसमें आपका ये चौथा जो वर्ण है वो बाद में क्यों शामिल हुआ उसका मैं कारण बताता हूं। ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय और वैश्य ये ज्यादातर आपके आर्य वर्ण से थे। किससे थे? आर्य वर्ण से थे। और बाद में समाज में जब अनार्य लोगों को भी शामिल कर लिया, क्योंकि अनार्यों पर आर्यों ने विजय प्राप्त कर ली थी, तो उसमें जब यानी कि अनार्य लोग शामिल किए गए तो ऐसा मानते हैं कि जो बाद में अनार्य लोग शामिल किए गए वो यानी कि आपके शूद्र वर्ण में शामिल किए गए। अनार्य लोगों का शूद्र वर्ण में समावेश किया गया। तो इस प्रकार से बाद में जाकर के चूंकि हुआ है, इसीलिए ये यानी कि चौथा वर्ण बाद में जुड़ा होगा, ऐसा यानी कि उसमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ये वर्ण व्यवस्था जो थी इसमें किसी प्रकार की, मैंने कहा ना कि कोई ऊंच नीच की भावना नहीं थी। सभी वर्ण बराबर के थे और हर व्यक्ति अपने वर्ण का चुनाव अपनी मर्जी से करता था। जिसके अंदर जैसी योग्यता थी, जिस प्रकार की क्षमताएं थी, उसी प्रकार का वो कार्य करता था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग रहते थे। मतलब आज की स्थिति में क्या है कि बोले शर्मा जी का परिवार है तो ऊपर से लेकर के सारे लोग नीचे तक शर्मा जी होंगे, लेकिन वहां उस समय ऐसा नहीं था। एक ही परिवार में अलग अलग यानी कि वर्ण के लोग रहते थे। जिस प्रकार की जिसके अंदर योग्यता है उसी प्रकार से वो कार्य करता था। जैसे वो कहता है, एक ऋग्वेद में उदाहरण मिलता है, एक मंत्र है, उसमें एक ऋषि कहते हैं कि मैं जो मेरे पिता हैं वो वैद्य हैं, वैद्य मतलब डॉक्टर हैं, और मेरी माँ पीशनहारी है। तो देखें कि एक ही वर्ण में, एक ही परिवार में 3 वर्ण हो गए। लेकिन वो खुद ऋषि है, ऋषि मतलब आपका ब्राह्मण हो गया, यानी कि वो आपका शिक्षा देने का कार्य कर रहा है, धार्मिक कार्य कर रहा है, तो वो यानी कि खुद क्या हो गया? अपना एक ब्राह्मण वर्ण को धारण करने वाला व्यक्ति हो गया। दूसरा वो कहता है कि मेरे पिता क्या है? वैद्य हैं, यानी कि डॉक्टर हैं, तो वो यानी कि एक अलग वर्ण में चले जाते हैं, सेवक। उसके बाद आपकी जो माँ है वो यानी कि पीशानारी मतलब आपका यानी कि अनाज को पीस करके आटा बनाती है। तो ये एक ही वर्ण मतलब एक ही परिवार में अलग अलग वर्ण के लोग रह रहे थे। मतलब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं थी बल्कि कर्म के आधार पर थी, और सभी वर्ण बराबर के माने जाते थे। इसमें कोई भी ऊंच नीच नहीं था, सभी बराबर। ये नहीं कि था ब्राह्मण ऊपर होंगे और शूद्र नीचे होंगे, ऐसा कहीं भी नहीं है। सारे वर्ण बराबर के माने जाते थे। इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था पर आधारित समाज होता था। और अलग अलग यानी कि जैसी जिसमें योग्यता क्षमता होती थी उसी वर्ण को वो स्वीकार करता था, उसको धारण करता था। अच्छा, और एक और चीज थी कि व्यक्ति चाहे तो अपने वर्ण को बदल सकता था। आज नहीं बदल सकता। शुरू में ही टाइटल लिख दिया जाएगा जब आप जन्म लेंगे, उसके बाद आप जीवन भर उसी टाइटल में रहेंगे। लेकिन वहां उस समय ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने वर्ण को भी बदल सकता था। इस प्रकार का यानी कि ये वर्ण व्यवस्था आधारित समाज था। और इस समाज में आपका
पुरुष और महिलाएं बराबर के अधिकार थे। हालांकि इस समय जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का आपका मातृ सत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज से मतलब है कि परिवार का जो मुखिया होता था वो पुरुष होता था। कोई भी एक यानी कि जो वृद्ध पुरुष होता था वो यानी कि परिवार का मुखिया माना जाता था, और वो यानी कि समाज इसीलिए यानी कि आपका पितृसत्तात्मक माना गया। लेकिन परिवार में पुरुष मुखिया जरूर होता था, लेकिन महिलाओं का पूरा सम्मान होता था, महिलाओं को सारे अधिकार थे। यानी कि पुरुष के साथ में धार्मिक कार्य करने का अधिकार पत्नी के रूप में उसको स्वीकार था। इसके अलावा शिक्षा प्राप्त करने का पुरुषों की तरह यानी कि महिलाओं का अधिकार था। वो गुरुकुल में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, और जिस तरह से पुरुष यानी कि बालक जब गुरु के आश्रम में जाता था शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो उसका उपनयन संस्कार होता था। तो न केवल बालक का बल्कि बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, और वो साथ में यानी कि बराबरी पर यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही गुरु के आश्रम में रह करके शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। और विवाह के मामले में भी बात करें तो इस समय आपका पुरुषों को और महिलाओं को बराबर का यानी कि विवाह करने का अधिकार था। यानी कि महिलाओं को भी अपनी मर्जी से विवाह करने का अधिकार था, स्वयंवर चुनने का अधिकार था। स्वयंवर मतलब अपनी मर्जी से वर को चुनने का अधिकार था। और इस समय जो विवाह होते थे वो एकल विवाह होते थे, यानी कि व्यक्ति एक ही विवाह करता था। लेकिन हाँ, कुछ उदाहरण ऐसे मिले हैं जो राज परिवार में एक व्यक्ति है वो एक से अधिक शादियां कर सकता था, लेकिन ये बहुत कम होते थे, ज्यादातर एकल विवाह ही होते थे। और विवाह जो होते थे वो अंतर्वर्णीय थे, मतलब एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण की महिला से विवाह कर सकता था। यानी कि ऐसा नहीं था कि एक ही वर्ण के लोग आपस में शादी करेंगे। उस समय यानी कि ये व्यवस्था थी कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के साथ में शादी कर सकता था। और एक और चीज थी कि विवाह के बाद यदि विवाह विच्छेद करना चाहे तो वो भी अधिकार था। और विधवा जो स्त्री थी उसको भी दोबारा से विवाह करने का अधिकार था। ऐसी जो विधवा स्त्री होती थी उसको पुनर्विवाह कहा जाता था, पुनर्विवाह कहा जाता था। ये वो स्त्री थी जो विधवा हो जाती थी, उसको दोबारा से शादी करने का अधिकार था। एक और प्रथा उस समय प्रचलित थी, उसको बोलते हैं नियोग प्रथा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियोग प्रथा। इसमें यह था कि यदि कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी विधवा स्त्री को अपने देवर के साथ में या किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ में या किसी अन्य पुरुष के साथ में रहने का पूरा पूरा अधिकार था। लेकिन किस महिला को? जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, तो उसको यानी कि जो साथ में रहने का अधिकार था। यहां तक कि वो संतान उत्पत्ति भी करती थी, यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए खास करके यानी कि आपके जो लड़के के लिए, क्योंकि लड़के का उसमें कहीं ना कहीं एक महत्व ज्यादा होने लगा था, तो यानी कि संतान उत्पत्ति के लिए वो अपने देवर के साथ में या किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ में या किसी अन्य पुरुष के साथ में रह करके संतान उत्पत्ति कर सकती थी। उसके बाद चाहे तो वो अलग रह सकती थी और चाहे तो उस पुरुष से शादी भी कर सकती थी। तो कहने का मतलब है कि उस समय महिलाओं को बहुत ज्यादा फ्रीडम थी, क्योंकि विधवा पुनर्विवाह भी था, नियोग प्रथा भी थी, जो कहीं ना कहीं आज के समय के कह सकते हैं कि रिलेशनशिप जैसा सिस्टम माना जा सकता है, काफी स्वतंत्रताएं थी। इसके अलावा कोई भी सामाजिक बुराई नहीं थी, यानी कि सामाजिक जो बुराइयों में यदि हम बात करें तो आपके बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह नहीं होते थे, पर्दा प्रथा नहीं थी, किसी प्रकार का महिलाओं को पर्दा नहीं करना पड़ता था। इसके अलावा आपका दहेज प्रथा नहीं थी,
इसके अलावा सती प्रथा नहीं थी। तो किसी प्रकार की कोई सामाजिक बुराई उस समय नहीं थी, यानी कि समाज में महिलाओं से संबंधित कोई भी सामाजिक बुराई नहीं थी। मतलब पुरुष और महिलाओं को पूरी तरीके से बराबरी का अधिकार था। ठीक है। और उस समय बहुत ही विद्वान महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जिन्होंने आपका यानी कि कई यानी कि महत्वपूर्ण रचनाएं की। तो इस समय की जो महत्वपूर्ण ये विदुषी महिलाएं थी, उन विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे आपका लोपामुद्रा, घोषा, अपाला, विश्वतारा। ये महिलाएं जो हैं ऐसी विदुषी महिलाओं के नाम यानी कि चर्चा में आते हैं। तो जिस तरीके से अन्य ऋषियों ने रचनाएं की, उसी प्रकार से इन विदुषी जो थी उनमें आपका लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्वतारा। ये विश्वतारा जो महिला है, ये तो युद्ध में भाग लेती है, यानी कि उस समय महिलाएं भी युद्ध में भाग लेती थी, सारे काम करती थी। जो पुरुष कर सकता था वो सारे काम महिलाएं करती थी। इस प्रकार की उस समय की सामाजिक व्यवस्था थी, यानी कि महिलाओं को सारे अधिकार थे, धार्मिक कार्य करने का अधिकार था उनको। उस समय की जो राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा और समिति, जो राजा पर नियंत्रण रखने का काम करती थी, सभा और समिति, ये दो संस्थाएं थी, उस समय राजा को सलाह देने का काम करती थी। इन दोनों संस्थाओं में, सभा और समिति में, आपकी महिलाओं की भागीदारी होती थी, यानी कि महिलाएं राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग लेती थी। यानी कि जो आपका उस समय डिसीजन मेकिंग का काम होता था, राजा के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन उसमें जो सलाह देने का काम है, उसमें महिलाओं की भी सलाह ली जाती थी। तो सभा समिति जो संस्थाएं थी, इनमें आपकी महिलाएं भी भाग लेती थी। ठीक है। अब हम बात करते हैं उस समय की जो खाने पीने का क्या था। तो ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी, यानी कि साग सब्जी और मांस मछली भी, हाँ मछली का उल्लेख नहीं मिल रहा है। मांसाहारी सारे निगी जानवरों का वो मांस खाते थे, लेकिन गाय का मांस नहीं खाया जाता था। क्या? गौ हत्या नहीं होती थी। गाय को इसलिए क्या कहा गया है? अवध्या कहा गया है, अधन्य कहा गया है कि वो यानी कि वध योग्य नहीं थी। और इनका जो खान पान होता था उसमें ये लोग यानी कि अनाज और दूध से बनी हुई चीजें ग्रहण करते थे ज़्यादातर। लेकिन मैंने कहा ना कि ये आपका गाय को छोड़ करके अन्य सभी जानवरों का मांस भी खाते थे, लेकिन ज़्यादातर ये लोग शाकाहारी थे, मांसाहारी संख्या में बहुत कम थे। और इन सभी की खास बात ये थी कि विशेष अवसरों पर ये सोमरस का पान भी करते थे। सोमरस मतलब सोम वनस्पति होती है ना, जो नशा हो जाता है उससे, यानी कि आपका जो विशेष अवसरों पर ही होता था, लेकिन डेली नहीं, है ना, कि साहब सीधे पहुंच गए और सोमरस का पान करने लगे। विशेष अवसर पर ही, बहुत विशेष अवसर पर ही सोमरस का पान किया जाता था। तो ये आपका खास वो अवसरों पर। अब इनका हम देखें पहनावे के बारे में, तो ये लोग यानी कि आपका सूती, ऊनी और चमड़े के वस्त्र पहनते थे ज़्यादातर, यानी कि आपका सूती और ऊनी कपड़े को पहना जाता था। और ये कपड़े भी इनके 3 तरीके के थे। इसमें आपका पहला होता था कपड़ा नीवी, उसके बाद वास, और तीसरा
अधिवास। ये 3 तरीके के ये लोग कपड़े पहनते थे। बास जो यानी कि कमर पर लपेटा जाने वाला कपड़ा होता था, सॉरी नीवी होता था, यानी कि कमर पर पहना जाने वाला कपड़ा, और वास मतलब ऊपर पहने जाने वाला, और अधिवास ये ऊपर से ओढ़ा जाने वाला कपड़ा होता था। तो ये 3 तरह के कपड़े होते थे, नीवी, वास और अधिवास। और ये लोग पगड़ी भी पहनते थे। तो इस प्रकार से आपका इसको उष्णी कहा जाता था। तो ये आपका विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने जाते थे। सूती और ऊनी कपड़े ज़्यादा पहने जाते थे, और जो ऋषि मुनि वगैरह होते थे ज़्यादातर वो आपके चर्म यानी कि कपड़े पहनते थे, चमड़े के, जो यानी कि खास करके शेर वगैरह की बाकी जो खाल होती थी उससे बने कपड़े पहनते थे। तो ये आपका कपड़े पहनने का इनका तरीका था। यदि हम देखें तो आपके जो मनोरंजन के साधनों में ये लोग जो मनोरंजन करते थे, आपका ज़्यादातर नृत्य, संगीत और शिकार करना, ये इनके प्रमुख आपके मनोरंजन के साधन होते थे। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इनके जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए यानी कि किस एज में इनको क्या काम करना है, तो इसके लिए आपकी आश्रम व्यवस्था भी शुरू हो चुकी थी। हालांकि शुरुआत इस समय हो चुकी थी आश्रम व्यवस्था की, लेकिन पूरी तरीके से जो आश्रम व्यवस्था है वो उत्तर वैदिक काल में ही स्थापित हुई थी। मतलब आश्रम व्यवस्था की शुरुआत तो हो गई, लेकिन आपका जो पूरी तरीके से आश्रम व्यवस्था स्थापित हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।